नमस्कार दोस्तों। आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों का जैसे आपसे वादा किया था, राजस्थान में आयोजित होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं जिसमें फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर और राजस्थान में इसके बाद होने वाली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, इसके बाद थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा और पटवार और ग्राम सेवक, क्या है, पटवार और इसके अलावा ग्राम सचिव, ठीक है, या ग्राम सेवक के वीडियो वीडियो जो है उसके तमाम तरीके की परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित होने वाली है। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास बना रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं। मैं प्रयास करूंगा कि हर एक दो दिन में आपके सामने ऐसी क्लास में प्रस्तुत करूं। हालांकि मैं सुजसी बुलेटिन की क्लास रोज़ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, और जब भी मेरे को लगता है कि अब ऐसे पर्याप्त सवाल बन गए हैं उसके बाद मैं आपके सामने ये सारी बात रखता हूँ। फालतू की यहाँ बातें नहीं, ऐसे सवाल मैं हरगिज़ शामिल नहीं करना चाहता जिनसे परीक्षा का कोई वास्ता नहीं है। जैसे सवाल पुरानी परीक्षाओं में नहीं पूछे गए उन पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और पुराने परीक्षाओं के सवालों की सीरीज़ भी मैं जल्द शुरू आप लोगों के लिए करने वाला हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो। पुराने जो पेपर्स हुए हैं उनको भी मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको सोल्व कराने का प्रयास करूँगा। तो हम लोग जल्दी आप लोगों से सारी बात डिस्कस करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो चलिए, सबसे पहले राजस्थान की ये धरा, आप सबको इस राजस्थान की धरा के लिए सलाम। पहला सवाल हम लोग बातचीत करेंगे आज। अभी हाल ही में जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 52वीं जो पुण्यतिथि है वो मनाई गई। आपको पता होगा पंडित दीनदयाल का संबंध राजस्थान से भी रहा है, और जो जनसंघ की पार्टी थी, बीजेपी से पहले जो जनसंघ था, उस जनसंघ में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आज जो जनसंघ परिवर्तित होकर बीजेपी बन गया है उसकी जो आदर्शवादी सोच कहें या जो विचारधारा कहें वो कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित है। इसलिए हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद राजस्थान में आयोजित हुआ मरु महोत्सव जो है, ये राजस्थान में कहाँ पर आयोजित हुआ और किसे मिस्टर डेजर्ट घोषित किया गया और किसे मिस मूमल का पुरस्कार दिया गया, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। राजस्थान के धोरों की धरती पर आयोजित होने वाला देश विदेशी सैलानियों से सराबोर ये जैसलमेर की धरा जो है, यहाँ से क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस पर हो गई बातचीत। इसके अलावा अगला हमारे यहाँ जो है वो 8 से 12 फरवरी तक राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक बहुत बड़ा मेला जिसे बेनेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है, जो कि डूंगरपुर के नवाटापुरा क्षेत्र में आयोजित होता है। माही नदी के किनारे पर आयोजित होने वाला ये आदिवासियों का कुंभ बड़ा राजस्थान में महत्व रखता है। तो इस पर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, इस पर भी डिस्कस हमारी होगी। इसके बाद में अभ्यास साइक्लोन क्या है, कहाँ पर राजस्थान में अभ्यास साइक्लोन का आयोजित किया गया, कौन सी ऐसी सेना है जो भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ी और भारतीय सेना के साथ जो है वो युद्धाभ्यास में भाग लिया। दोनों देशों की सामरिक शक्ति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए दोनों देश एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे आए। इसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान सवाल से बातचीत की शुरुआत है। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया। तो आप सब लोग जानते होंगे कि राजस्थान में जैसलमेर एक ज़िला है जहाँ पर क्या किया गया, मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाड़मेर जो है यहाँ पर थार महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। थार महोत्सव जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो जैसलमेर में यहाँ पर अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा इस मरु महोत्सव का जो आयोजन किया गया था, इस मरु महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। किस विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान में पर्यटन जो है वो उद्योग में शामिल है, यानी राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने पर्यटन को क्या कर दिया है, उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो राजस्थान में पर्यटन जो है वो एक उद्योग का दर्जा प्राप्त है। बाड़मेर क्षेत्र में ही आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ पर रिफाइनरी जो है वो बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, रिफाइनरी। और इसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल जोन जो है, पेट्रोकेमिकल जोन, पेट्रोकेमिकल जोन, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो की जा रही है। तो पेट्रोकेमिकल जोन का काम भी प्रगति से चल रहा है, जल्दी इसके शुरू होने के आसार जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है,
ये आपको पता होगा। सोलर इंटरप्राइजेज जोन जो है, सीज, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, ठीक है, SEEZ है, वो सीज अलग है। जिसमें हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं वो अलग है। जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सीज, ये सीज जो है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के अंतर्गत शामिल है। इसमें सौर ऊर्जा से भरपूर क्षेत्र इसको शामिल माना जाता है। तो इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो पूरा इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर एक तनोट माता का मंदिर आप लोगों को सबको पता होगा। तनोट माता मंदिर जो है, तनोट माता मंदिर, ये राजस्थान में जो है वो सैनिकों की देवी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर BSF के जवान जो वो पूजा करते हैं। ये तनोट माता मंदिर जो है इसके जीर्णोद्धार के लिए भी वर्तमान सरकार ने घोषणा की है। यहाँ पर नव निर्माण कह दीजिए, नव निर्माण कह दीजिए, या फिर यहाँ के तनोट माता मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार कह दीजिए, ये किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जोधपुर की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों, जोधपुर राजस्थान के मारवाड़ का हृदय स्थल है और यहाँ पर मोर की आकृति से लैस जो है मयूर ध्वज, मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध किला जोधपुर का मेहरानगढ़ है। मेहरानगढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में बात की जाए तो जैसलमेर में भाटी राजवंश का, किसका, भाटी राजवंश का प्रसिद्ध जैसलमेर का किला भी यहाँ प्रसिद्ध है, जो कहा जाता है कि मरुस्थल में जहाज की तरह जो है वो नज़र आता है। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ गए होंगे। मरु महोत्सव के बारे में और क्या सवाल है वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट, क्या है, मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल 2025 के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, एक तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से ही संबंध रखने वाले व्यक्ति और एक राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित रखने वाले 2 व्यक्तियों को इसके लिए क्या किया गया है, चुना गया है। कौन कौन है जिनको यह पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो मरु महोत्सव 2025 में मिस्टर डेजर्ट का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, यहाँ पर धीरज पुरोहित को दिया गया है। किसको दिया गया, धीरज पुरोहित को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया, धीरज पुरोहित इनको दिया गया। मिस मूमल का जो पुरस्कार है, आपको पता होगा कोमल सिद्ध का नाम पहले भी राजस्थान में बड़ी चर्चा का रहा है। कोमल सिद्ध जो है इनको यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया। तो दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, धीरज पुरोहित और कोमल सिद्ध जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोमल सिद्ध, इन दोनों को यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम राइट होगा। हालांकि धीरज यहाँ भी लिखा है लेकिन यहाँ कविता को नहीं दिया गया, कोमल सिद्ध को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए बनने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कितने रुपए की ई व्हीकल जो प्रमोशन फंड है इसकी अभी हाल ही में घोषणा की है। तो मैंने कल आपको सूजस ई बुलेटिन के अंक में जरूर बताया होगा, राजस्थान सरकार द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी जो है वो लाई गई थी 2020 के अंदर। कब, 2020 के अंदर। लेकिन अब सरकार ने 22 लिखा है मैंने, 22 ही है, 20 नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी मैंने 20 बोल दिया था, लिखा 22 है, लेकिन एकदम सही लिखा है 22 है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लेकर आई, लेकिन सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया था। अब सरकार ने क्या किया है, इसी नीति के तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कारोबार करने वाले खरीदने वाले जो लोग हैं उसके लिए अलग से ई व्हीकल प्रमोशन फंड बनाया है। और यह फंड जो है वो 200 करोड़ रुपए की राशि का बनाया गया है। अब आपको सितंबर 2022 के बाद अगर आपने वाहन खरीदा है तो सरकार आपको विशेष प्रकार की सब्सिडी देने वाली है। सब्सिडी को कहा जाए तो अनुदान देने वाली है। सरकार विशेष प्रकार की छूट उसके माध्यम से दी जाएगी। अगर आपने पहले भी वाहन खरीद लिया है तो सरकार जो है वो आपके नंबर के आधार पर राजस्थान का परिवहन विभाग जो है, सड़क एवं परिवहन विभाग जो है उसके द्वारा इस कार्य को देखा जाएगा। आपके नंबर के आधार पर भी आपके अकाउंट्स में जो है वो सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसमें 100 करोड़ रुपए का नहीं है, 150 का भी नहीं है, 200 करोड़ रुपए की राशि से हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, 200 करोड़ रुपए की राशि का कौन सा फंड जारी किया गया है, यहाँ पर ई व्हीकल प्रमोशन फंड जो है इसको यहाँ पर जारी किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कितने रुपए की ई व्हीकल प्रमोशन फंड जो है उसको जारी किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 200 करोड़ रुपए की राशि को जारी किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहनों को मिलेगा। तो यहाँ ध्यान रखना 1 सितंबर 2022 के बाद जो खरीदे गए इलेक्ट्रिकल वाहन हैं
या पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहन है, ऐसे ही खरीद लिया उसको नहीं मिलेगा, लेकिन पंजीकृत अगर इलेक्ट्रिकल वाहन है तो उसमें को मिलेगा। केवल दुपहिया वाहन नहीं, केवल चार पहिया वाहन नहीं, इसमें सारे प्रकार के वाहन दुपहिया और चार पहिया दोनों शामिल है, यानी टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स जो हैं इन सब को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। लेकिन शर्त एक ही है, 1 सितंबर 2022 के बाद होने चाहिए, प्लस वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो ही आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए राजस्थान में पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों को, इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल वाहनों को मिलने वाली जो लाभ है वो राजस्थान में मिल पाएंगे। नेक्स्ट सवाल सर क्या है, जरा देखिएगा। यहाँ पर है भारत और मिस्र का संयुक्त अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो है भारत और मिस्र के बीच में, सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि अभ्यास साइक्लोन जो है, अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किन दो देशों के बीच में हुआ। तो पहला सवाल का जवाब आपको देना है भारत और मिस्र के बीच में। भारत और किसके बीच में, मिस्र के बीच में इसका आयोजन हुआ। उसके बाद अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत और मिस्र के बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर बीकानेर जो राजस्थान का है, यहाँ पर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। बीकानेर के अंदर एक फील्ड फायरिंग रेंज है जिसका नाम है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। क्या है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है यहाँ पर क्या किया गया है, इसको जारी जो है वो किया गया पूरा अभ्यास। एक तरफ मिस्र की सेना, एक तरफ जो है वो भारत की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में सामरिक महत्व को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। आपको पता होगा मिस्र जो है वो क्या है, एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है। क्या है, दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। और यहाँ आपको ये भी पता होगा मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्या है, नील नदी का वरदान जो है इसे कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, तो नील नदी का वरदान जो है वो मिस्र को कहा जाता है। और इसे इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और आपने अगर सुना है भूमध्य सागर का नाम, भूमध्य सागर, और एक इसके अलावा है लाल सागर। इन दोनों सागरों से इसकी सीमा जो है वो टच होती है, भूमध्य सागर से भी और लाल सागर से। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर का नाम भी आपने सुना होगा, स्वेज नहर। इस स्वेज नहर को मिस्र देश की भूमि का टुकड़ा काट कर ही क्या किया गया है, इस स्वेज नहर का निर्माण किया गया, ताकि भूमध्य सागर और लाल सागर के रास्ते होने वाला एशिया से जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है राजस्थान का बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान का बीकानेर का फील्ड फायरिंग रेंज, यहाँ पर भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण कब और कहां पर शुरू किया गया। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 12 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, 12 से 23 फरवरी के बीच में, 12 से 23 फरवरी के बीच में 2025 को इस अभ्यास का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अभी भी 12 से लेकर के 23 फरवरी 2025 के बीच में बीकानेर के फील्ड फायरिंग रेंज में, बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ सही जवाब है 12 फरवरी 2025 जो है यहाँ से शुरू हुआ है बीकानेर के, राजस्थान के बीकानेर में। और कब तक चलेगा ये अगर सवाल पूछा जाए तो 23 फरवरी 2025 तक राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन होगा। तो 12 से लेकर के 13 फरवरी 2025 तक। और इसका संस्करण कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा संस्करण जो है ये इसका आयोजित किया जा रहा है राजस्थान में। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि पर कहाँ श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है गरीब, शोषित, दलित, इनको लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो परंपरा रही है, उनका जन्म आपको पता होगा राजस्थान के जयपुर के धानक्या गांव में हुआ था। वहां पर उनका स्मारक बना हुआ है और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जो है वो आ चुके हैं। तो इस स्मारक स्थल पर जाकर जो है राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो है इसमें हिस्सा लिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। और उनकी 57वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए थे। एकात्म मानववाद जो है, क्या है, इनका सबसे बड़ा मंत्र है एकात्म
मानववाद, ठीक है, मानववाद, ये इनकी फिलॉसफी है, ये इनका सिद्धांत है, ये इनका दर्शन है, जिसके आधार पर वर्तमान की जो बीजेपी पार्टी वो काम करती है। इसके अलावा मूलतः इनका संबंध जो है वो जनसंघ से रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इन्होंने अच्छे से कदम मिलाकर काम किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके जो प्रयासों से ही बाद में देश में बड़े काम किए गए थे, और जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाकर ही वर्तमान में कौन सी पार्टी चल रही है, बीजेपी पार्टी चल रही है। तो यहाँ पर रोहतक नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, और दिल्ली भी नहीं है। दिल्ली में हालांकि कार्यक्रम आयोजित किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में, और धानक्या गांव जो जयपुर में है, यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये जन्म स्थान है, वहाँ पर स्मारक स्थल अभी भी बना हुआ है। चलिए मित्रों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। राजस्थान में एक योजना चलाई जा रही है, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इस अनुप्रीति कोचिंग योजना का संचालन जो है वो किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? आप सब लोग जानते हैं, चाहे आप लोगों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, या फिर आप लोग जो है इसके अलावा MBA जैसा कोर्स कर रहे हैं, या क्लेट के तहत भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ी हेल्प की जाती है। राजस्थान सरकार जो है वो इसके लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। तो राजस्थान सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जो इस अनुप्रीति कोचिंग योजना का संचालन किया जा रहा है, और अभी इसके लिए जो है वो सरकार ने क्या मांग रखे हैं, आवेदन मांग रखे हैं, और शायद इसकी तारीख जो है वो भी सरकार ने एक बार बढ़ा दी है। तो 15 तारीख तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, या पंचायती राज विभाग है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर जो जितनी भी लिस्टेड कोचिंग इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है, उन सब कोचिंग को इसमें लिस्टेड किया गया। आप कोचिंग चुन सकते हैं, सरकार उनको पैसा देगी। इसके अलावा कॉलेज जहां पर ये प्रोफेशनल कोर्स कराए जाते हैं, उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो सरकार उसकी फीस का पुनर्भरण या पुनर्भुगतान करेगी। इसके लिए राजस्थान का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो कार्य करता है, जिसके मंत्री जो हैं वो राजस्थान में अविनाश गहलोत हैं। क्या है? अविनाश गहलोत जो हैं वो इसके क्या हैं, मंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि वित्त विभाग नहीं है, और शिक्षा विभाग भी नहीं है, और पंचायती राज विभाग भी नहीं है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो इस काम को देखता है। तो मेरे हिसाब से आपको सबको ठीक लग रहा होगा, ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो। तो CM अनुप्रीति कोचिंग योजना संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, प्रतियोगी परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्स के लिए फीस का पुनर्भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है मित्रों, राजस्थान सरकार ने किसके साथ अभी बिजली क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए क्या किया है, समझौता किया है? तो आपको पता होगा राजस्थान में सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं। इस सौर ऊर्जा को मद्देनजर रखते हुए वैसे भी राजस्थान में राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट, राजस्थान राइजिंग जो समिट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो समझौते हुए थे वो सौर ऊर्जा को लेकर हुए थे। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने जो टाटा पावर है, क्या है, टाटा पावर, तो टाटा पावर जो है इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि टाटा पावर ने 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए अभी हाल ही में क्या किया है, समझौता किया है। तो राजस्थान सरकार ने किसके साथ बिजली क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश का समझौता अभी हाल ही में किया है? तो इसका सही जवाब होगा टाटा पावर। ONGC नहीं है, रिलायंस नहीं है, और अडानी ग्रुप में भी नहीं है। तो टाटा पावर आपका इसका सही जवाब होगा। राजस्थान सरकार ने किसके साथ बिजली क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए का समझौता किया? तो राजस्थान सरकार ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में। इसके बाद में टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के किस क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता किया है? अब क्षेत्र पूछे तो कृषि क्षेत्र नहीं है, शिक्षा क्षेत्र नहीं है, स्वास्थ्य क्षेत्र नहीं है, बिजली क्षेत्र है। राजस्थान में 3 डिस्कॉम कंपनियां हमारे यहाँ पर काम करती है। डिस्कॉम कंपनी जो है जो बिजली हमें उपलब्ध कराती है, उन डिस्कॉम कंपनियों से समझौता जो है वो अभी हाल ही में किया गया, लेकिन सरकार के प्रयासों से ही ये हुआ है। तो बिजली क्षेत्र जो है इसमें बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया गया। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण खबरें रही वो भी देख लीजिए। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर का अनावरण करने या पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। ये है मातृकुंडिया जो है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है, जिसे मेवाड़ का कुंभ कह दीजिए, या मेवाड़ का हृदय कह दीजिए, मेवाड़ का तीर्थ स्थल कह दीजिए, ये सब नाम इसके हैं। तो यह कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है।
यहाँ पर चित्तौड़गढ़ पहुँचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, पशुपतिनाथ मंदिर, महादेव मंदिर जो है यहाँ पर, और ये मातृकुंडिया तो राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा है। इसके बाद में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है वो कितना है, 85,716 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्रीय कर में राज्य की रहेगी। इतना कर राज्य का जो है वो केंद्रीय करों में शामिल होगा, यानी कि पिछले वर्ष से हमने डबल ग्रोथ जो है वो की है। 14% जो है वो वृद्धि हमारी रही है, 14% जो है वो वृद्धि रही है किसके अंदर, हमारी केंद्रीय करों के अंदर पिछली बार की बजाय। इसके बाद में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर जो है राजस्थान के चिकित्सा विभाग द्वारा, किसके विभाग के द्वारा, चिकित्सा जो विभाग है, इस चिकित्सा विभाग के द्वारा 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, तो जरूर याद कर लीजिएगा 15 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ये राजस्थान में आयोजित होने वाले शिविर थे। इसके अलावा राम जल सेतु परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो चालू की गई, ये आपको सबको पता है। ERCP परियोजना जो है, ERCP परियोजना ये इसका नाम रखा गया था। इसके बाद अगला है देवास परियोजना। देवास परियोजना भी राजस्थान के कुछ जो दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, उन दक्षिणी जिले और दक्षिणी पूर्वी जिलों को पानी या पेयजल की उस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लाई जा रही है। यमुना जल समझौता जो है वो राजस्थान और किसके बीच में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में हो रहा है, जिसमें राजस्थान के शेखावाटी अंचल के जिलों में सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा। इसके अलावा राजस्थान के किसानों को फार्मर ID जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। ये एग्री स्टेक योजना जो चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, एग्री स्टेक योजना, उसके तहत 5 फरवरी से, कहां से, 5 फरवरी से राजस्थान में शिविर लगाकर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2024 के अंदर राजस्थान में ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो राजस्थान के सीकर जिले से क्या की गई थी, शुरू की गई थी। एक है आभा ID। आभा ID किससे संबंधित है, ये है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य की डिजिटल जो जांच है वो डिजिटल रखने के लिए या डिजिटल जानकारियां एकत्रित रखने के लिए राजस्थान में क्या की जा रही है, आभा ID जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा मैंने बाकी सारे सवाल आपसे डिस्कस कर दिए हैं। एक बिंदु पर थोड़ी सी बात मैं और कर देना चाह रहा हूं यहाँ पर, जिसका मैंने यहाँ पर फोटो डाला लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैंने बातचीत की नहीं है। अभ्यास साइक्लोन हो गया, ये है बेनेश्वर मेला। ये जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 8 से लेकर के 12 फरवरी तक, 8 से 12 फरवरी तक इस बेनेश्वर मेले का क्या किया गया, आयोजन किया गया। 8 से 12 फरवरी की डेट भी याद रखनी है और कहाँ पर आयोजित किया जाया है, ये डूंगरपुर के नवाटापुरा में। कहाँ पर है, डूंगरपुर का नवाटापुरा जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। और इस मेले में जो है बड़ी संख्या में आदिवासी विवाह भी कर लेते हैं। इसके अलावा अपने पूर्वजों की अस्थियों का प्रवाह भी वो माही नदी में करते हैं। तो इस मेले में बड़ी संख्या में आदिवासियों में जो है वो शादी की जाती है। तो बेनेश्वर मेला आप सबको याद होगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग जो है इसके द्वारा इस मेले का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारी बात मेरी हो चुकी है मरु महोत्सव के बारे में। मरु महोत्सव भी आपका 8 से लेकर के 12 फरवरी तक ही क्या किया गया था, इसका 8 से 12 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। पटवार, ग्राम सेवक या वीडियो, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाले, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले मेरे सारे मित्र जो हैं इस क्लास में दिए गए सवालों को जरूर देख लें, क्योंकि उनकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए और नए सुधार जरूर बताते रहिए। थैंक यू।